सो वेलकम आई एपियंस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स। और ये एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या है और उसमें कौन कौन से वेरिएबल इंक्लूड होते हैं। तो देखो, एक्सटेंसिव वेरिएबल मतलब कि अगर आप वॉल्यूम को हाफ करते हैं और आपका जो वेरिएबल है वो भी हाफ हो जाता है तो उसे एक्सटेंसिव वेरिएबल कहते हैं। और वॉल्यूम को हाफ करते हैं और वेरिएबल हाफ नहीं होता है तो उसे इंटेंसिव वेरिएबल कहते हैं। अब देखो, सपोज वॉल्यूम है वो खुद एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है, मतलब कि वो हाफ करते हैं। वॉल्यूम है अगर हाफ करते हैं तो मास है, मास भी आपका हाफ हो जाता है। सपोज तो एक ब्लॉक है यहाँ पे, इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे वॉल्यूम है इसका v/2 और इसका भी वॉल्यूम v/2 हो गया और मास है m/2 और मास यहाँ पे भी m/2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम को हाफ करने से मास हाफ होता है, तो मास है वो भी एक्सटेंसिव वेरिएबल है। अब वॉल्यूम है वो भी एक्सटेंसिव वेरिएबल है, लेकिन अगर हम रेशियो लेते हैं m/v जो कि है हमारी डेंसिटी, तो डेंसिटी है वो एक्सटेंसिव नहीं रहती है, क्योंकि रेशियो अगर हम लेते हैं तो मास हाफ होता है, वॉल्यूम भी हाफ होता है, लेकिन डेंसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी कांस्टेंट रहती है तो डेंसिटी है वो हमारी इंटेंसिव वेरिएबल हो जाती है। किसी भी टाइप की डेंसिटी है वो एक इंटेंसिव वेरिएबल होती है। क्लियर? कोई भी डेंसिटी आप लेते हैं, सपोज केमिकल पोटेंशियल, मास डेंसिटी या तो पार्टिकल डेंसिटी, कोई भी डेंसिटी लेते हैं तो आप उसे इंटेंसिव कह सकते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ़ द टोटल सिस्टम इज डिवाइडेड, देखो ये टोटल सिस्टम है, इफ़ टोटल सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स देन टू इक्वल पार्ट्स, या तो हाफ कुछ भी आप लिख सकते हैं, देन वेरिएबल विच आर एग्जैक्टली हाफ are called extensive and variable which are independent of this division are called intensive variables. Clear? इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो वॉल्यूम हाफ करते हैं तो एक्सटेंसिव कह सकते हैं, वॉल्यूम हाफ करते हैं और आपका कोई भी वेरिएबल है वो हाफ हो जाता है तो उसे एक्सटेंसिव कहते हैं, उसके डिपेंडेंसी नहीं रहती है तो इंटेंसिव कहते हैं। तो सपोज एक्सटेंसिव कौन कौन से वेरिएबल है वो देखते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। तो देखो यहाँ पे सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल n है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये एक्सटेंसिव है क्योंकि ये हाफ हो जाते हैं। आपको सिर्फ यही सोचना है कि हाफ वॉल्यूम करते हैं तो पार्टिकल है तो पार्टिकल हाफ हो जाते हैं, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो खुद ही एक्सटेंसिव है, उस पे ही हमने डिफाइन किया है एक्सटेंसिव। ओके, अब बात आती है इंटरनल एनर्जी E की। ओके, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी भी हाफ हो जाती है वॉल्यूम के हाफ करने से। एंट्रोपी है सिस्टम की एस है वो एंट्रोपी के लिए नोटेशन है। उसके बाद ए है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ये भी हाफ हो जाता है। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी। तो ये सभी चीज़ें हैं वो एक्सटेंसिव है। ओके, ये एक्सटेंसिव है और एक्सटेंसिव की एक प्रॉपर्टी लिखो कि एक्सटेंसिव है वो एडिशन उसका कर सकते हैं। एक्सटेंसिव्स आर एडिटिव इन नेचर।
एक्सटेंसिव है उसको आप ऐड कर सकते हैं। अब इंटेंसिव है, उसमें कौन कौन से वेरिएबल है वो आते हैं। देखो टेम्परेचर, तो देखो ये मास आपने हाफ किया, मतलब वॉल्यूम हाफ किया तो मास हाफ हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर है वो ऐसा नहीं होता है कि 50 डिग्री पे आप एक बाल्टी में वाटर है यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो उसे हम हाफ करेंगे तो दोनों वाटर है उसका टेम्परेचर 25 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए टेम्परेचर है वो एक्सटेंसिव है। प्रेशर है ये भी इंटेंसिव है, सॉरी टेम्परेचर है वो इंटेंसिव है, यहाँ पे बोलने में गलती कर दी मैंने। तो प्रेशर है वो भी एक इंटेंसिव वेरिएबल है। केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल जिसे म्यू से हम डिनोट करेंगे। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, उसके बाद आता है पार्टिकल डेंसिटी। देखो मास डेंसिटी मतलब क्या होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड पार्टिकल डेंसिटी है वो क्या है कि पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट। तो कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन से है। अगर एक्सटेंसिव पूछा है तो आपको क्या करना है कि ये कोई भी है वो याद रखना है। इंटेंसिव पूछा गया तो ये याद रखना है, या तो ऐसा भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंसिव। और यहाँ पे ये याद रखना है हीट कैपेसिटी है एक्सटेंसिव है एंड स्पेसिफिक हीट है वो इंटेंसिव है। स्पेसिफिक हीट है वो कभी भी यहाँ पे आपके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? तो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल का ये कंसेप्ट था। इससे आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी पहले बात करते हैं हम स्टेट एंड नॉन स्टेट फंक्शन की, नॉन स्टेट वेरिएबल की। उसके बाद में हम बात करेंगे आइसोबारिक एंड आइसोथर्मिक प्रोसेस की। स्टेट एंड नॉन स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल किसे कहते हैं, नॉन स्टेट वेरिएबल किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। तो इसे कभी कभी पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन भी बोला जाता है। तो देखो अगर आपका वेरिएबल है, वेरिएबल डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और initial and final state, then it is known as a state variable, state variable कहा जाएगा। यहाँ पे state variable में path से इंडिपेंडेंट होता है, path इंडिपेंडेंट। अब इसका मतलब क्या है कि आपको देखो, आपको यहाँ से एक कर्व यहाँ पे सपोज ड्रॉ करते हैं, तो आपका जो फंक्शन है अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप, इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो ये आप यहाँ से यहाँ जाते हैं एक, यहाँ से यहाँ जाते हैं 2 और ये थर्ड। तो ये 3 पाथ में से कहीं पे भी आप चले जाओ, अगर आपका फंक्शन है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे ही डिपेंड करता है, तो आपको ये 3 में से कोई भी पाथ से आप जाओ तो फाइनली वहाँ पे ही पहुँच जाएंगे। क्लियर? तो कोई भी रास्ते से आप जाते हैं तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट बात करें कि अगर यहाँ पे
पाथ 1 से जाते हैं, 2 से जाते हैं और 3 से जाते हैं तो रिजल्ट हमें अलग अलग मिलता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पाथ डिपेंडेंसी आती है। तो व्हेन वेरिएबल चेंज इन विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एज वेल एज पाथ, तो यहाँ पे अगर नॉन स्टेट वेरिएबल, नॉन स्टेट और पाथ फंक्शन किसे कहते हैं कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंडेंसी है ही, लेकिन पाथ डिपेंडेंट भी है, पाथ डिपेंडेंट। तो पाथ डिपेंडेंट है तो इसीलिए इसको पाथ फंक्शन बोला जाता है, और या तो हम कह सकते हैं नॉन स्टेट फंक्शन। तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो पॉइंट फंक्शन या तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन कहा जाता है। स्टेट फंक्शन आर नोन एज पॉइंट फंक्शन, और you can say that exactly differentiable। तो exactly differentiable फंक्शन कहा जाता है। तो देखो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, देखो मैंने अभी भी आपको बताया है कि आपको अगर मैंने 20 रुपये दिए, अब मैंने कहाँ से दिए हैं वो आपको नहीं देखना है, आपको यूपीआई किए हैं या अकाउंट में डायरेक्टली नेट बैंकिंग के थ्रू डाले हैं, लेकिन आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, मतलब कि इंटरनल एनर्जी है वो आपका स्टेट फंक्शन हो गया। एंट्रोपी है, एंट्रोपी है वो भी एक सॉरी एंट्रोपी है वो भी एक स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी है वो भी एक स्टेट फंक्शन ही है। और गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी जिसे कहते हैं हम जी। तो ये देखो ये 4 डिफरेंट जो मैंने स्टेट फंक्शन बताए हैं, इसको हम मैक्सवेल्स रिलेशन के बेस पे भी पढ़ने वाले हैं कि इसके आपस में मैक्सवेल्स रिलेशंस क्या है और किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके, तो अब देखो यहाँ पे एक और मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव है वो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। देखो सपोज आपका एक फंक्शन है वो n v t एंड p इस तरह से इस पे डिपेंड है। तो अगर आप फंक्शन है उसमें देखो n है इनिशियली, उसमें n इक्वल टू n डैश इक्वल टू अल्फा टाइम्स n कर दो, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, और वॉल्यूम है उसे अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, टेम्परेचर है या तो इंटरनल एनर्जी है उसे अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं और आपका जो फंक्शन है वो एफ डैश इक्वल टू अल्फा एफ होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज एक्सटेंसिव एंड एफ डैश इक्वल टू एफ ही रहता है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो हम क्या कहेंगे इट इज इंटेंसिव। अब एक थर्ड कंडीशन भी आती है कि ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन क्या आती है, देखो एफ डैश इज नॉट इक्वल टू अल्फा एफ एज वेल एज एफ डैश इज नॉट इक्वल टू इटसेल्फ मीन्स फंक्शन एफ। तो इसे क्या कहा जाता है कि नाइदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव, इस टाइप का भी आपको फंक्शन
मिलता है एग्जामिनेशन में। अगर ये ऑप्शन दिया गया है तो आपको क्या करना है कि सभी में ये मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक इक्वेशन है सपोज x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इस तरह का आपका फंक्शन है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करो 2x और 2y, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फंक्शन है वो नया फंक्शन है वो किस तरह से लिख सकते हैं, एफ डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ। क्लियर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक्सटेंसिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखो आपका फंक्शन है उसमें इस तरह से है log x प्लस वाई, इस तरह से है, तो आपका जो नया फंक्शन है वो किस तरह से हो जाएगा, देखो log 2x प्लस 2y हम करेंगे तो f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो log यहाँ से 2 और x प्लस वाई, इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी हम नहीं लिख सकते, f डैश इज नॉट इक्वल टू 2f, या तो f डैश इज नॉट इक्वल टू f और नॉट इक्वल टू 2f। क्लियर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये है हमारा नेदर इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव। अब ये मत बोलना कि सर आपने पहले ऐसा बोला था कि नेदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव, ये दोनों सेम ही स्टेटमेंट है। क्लियर, तो आपको इस तरह का मैंने एग्जाम्पल बताया है, ऐसे एग्जाम्पल और ये ऐसे क्वेश्चन है वो आपको जीसेट और नेट एग्जामिनेशन के पेपर में मिल जाएंगे। अब हम डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करेंगे कि थर्मोडाइनेमिकली हम अगर थर्मोडाइनेमिक्स का स्टडी कर रहे हैं तो कितने टाइप्स की प्रोसेस आती है और प्रोसेस किसे कहते हैं। देखो एक ऑपरेशन करते हैं उसे ही हम प्रोसेस कहेंगे। एनी ऑपरेशन दैट अंडरगोज द सिस्टम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस का यहाँ पे हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। तो अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस किसे कहते हैं, कौन से टाइप्स यहाँ पे, तो देखो पहला आता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो आइसो मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, अब थर्मल मतलब कि टेम्परेचर, तो द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। सो यहाँ पे T कांस्टेंट इस तरह से लिख सकते हैं हम, और डेफिनेशन सेम ही रहेगी सभी में, ये कॉमन हो जाएगा कि द प्रोसेस इन विच, अब यहाँ आइसो के पास जो भी स्टेटमेंट है, जो भी वर्ड लिखा गया है वही आपको बोलना है। अभी थर्मल है तो यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया कि द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो देखो T वर्सेस V हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू V एक्सिस मीन्स X एक्सिस मिलेगा। और अगर T वर्सेस V का ग्राफ इस तरह से आता है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, नॉट आइसोथर्मल। क्लियर, ये है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। अब देखो टेम्परेचर फाइनल और इनिशियल स्टेट में सेम है लेकिन बीच में चेंज हुआ है तो भी ये आइसोथर्मल नहीं है। क्लियर, तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके लिए हम इंटरनल एनर्जी, देखो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी du इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट
टेम्परेचर dV। तो इसमें टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट और dV। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी कैन डिनोट दिस इंटरनल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर। अब देखो आइडियल गैस है, उसके लिए हम बात करते हैं, यहाँ से आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं। अभी पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है। तो आइडियल गैस के लिए हम बात करते हैं, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी था वो पहले से ही वॉल्यूम पे डिपेंडेंट ही नहीं था, तो इंटरनल एनर्जी क्या था, डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt। तो इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑलवेज ज़ीरो। सो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट कह सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो गया। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़ीरो हो गया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, और कौन सी प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस लिखो, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसके लिए क्या लिख सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच, मैंने बोला डेफिनेशन पूरा सेम रहेगा, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम, आइसोकोरिक मीन्स अभी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, तो फिर से यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, देखो डी यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी टी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे dt। क्लियर। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, डेल यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड dt। क्लियर। अब आइडियल गैस के लिए क्या होगा, देखो ये तो हम रियल गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए हम बात करें, ये जनरलाइज बात थी। अब आइडियल गैस के लिए क्या होगा कि पहले से ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ एक ही टर्म पे डिपेंडेंट था, कि जिसमें वॉल्यूम नहीं आता था, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस और नॉर्मल गैस मीन्स, या तो हम कह सकते हैं रियल गैस इज इक्वल टू आइडियल गैस, रियल गैस बिहेव्स एज अ आइडियल गैस। और यहाँ पे वर्क डन है, वर्क डन क्या हो जाएगा, P इंटू डी। अब डी मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम, अब कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन ड्यू टू
change in volume is 0 for आइसोकोरिक प्रोसेस। इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो, पहले हमने बात की आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, बाद में वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया है आइसोकोरिक में। तो अब हम बात करते हैं आइसोबारिक। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक मतलब कि यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। अब प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब क्या है, P इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पे एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं, वर्क डन है वो, देखो dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, P dV, और इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं तो क्या कह सकते हैं हम, हमारा चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हमें मिल जाएगा, देखो P है उसको कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से हम P और dV लिख सकते हैं, तो P डेल्टा V लिख सकते हैं। सो ओनली फॉर आइसोबारिक प्रोसेस वी कैन राइट वर्क डन इक्वल टू P डेल्टा V। अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब अगर यहाँ पे एक और चीज की बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें देखो क्या कांस्टेंट रहेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है उसके लिए क्या कांस्टेंट रहेगा, तो उसके लिए क्या होगा, हीट ट्रांसफर है 0 होगा। हीट ट्रांसफर इज 0। ओके, हीट ट्रांसफर 0 हो गया, इसका मतलब कि चेंज इन हीट इक्वल टू 0, dQ इक्वल टू 0 और डेल्टा Q इक्वल टू 0। क्लियर? इस तरह से हम लिख सकते हैं। और देखो साइक्लिक प्रोसेस है, उसके बारे में मैंने बता दिया है कि अ प्रोसेस दैट अंडरगोज द सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू another final state and return to same initial state is called cyclic process। तो cyclic process है वो भी आपको याद रखनी है कि cyclic process किसे कहते हैं। ओके, इनिशियल टू एक नया स्टेट मिलता है, बाद में फिर से एक इनिशियल स्टेट पे जाती है। क्लियर? तो एक और स्टेटमेंट लिख दो कि चेंज इन state function for cyclic process will be 0। ओके, साइक्लिक प्रोसेस है उसके लिए स्टेट फंक्शन में चेंज है वो 0 आ जाएगा। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब थोड़ी बहुत आइडियल गैस की भी हम डिस्कशन करते हैं। आइडियल गैस है वो, उसकी क्या पोस्टुलेट्स है वो भी एजम्पशन है वो भी देख लेते हैं। कि देखो अगर हमें यहाँ पे कंसीडर करना है कि कंसीडर अ गैस containing n point like molecules which are non-interacting मतलब कि उसमें आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, एंड filled in a container of volume V
एट टेम्परेचर T। ओके, अगर ये एजम्पशन हम लेते हैं तो आइडियल गैस के लिए 2 एजम्पशन लिए गए। तो एजम्पशन नंबर 1, एजम्पशन 1 देखो, ये एजम्पशन है वो यहाँ पे मैं फालतू में नहीं करवा रहा हूँ, एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ये एजम्पशन। तो जीसेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन में भी ये एजम्पशन पूछे गए हैं, जीपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो पहला एजम्पशन क्या है कि मोलेक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर point like molecules। सो point like का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ये वर्ड है उसका मीनिंग है कि having zero rest mass, having zero rest mass with zero साइज। अभी इसका वॉल्यूम, इसका देखो, अगर पॉइंट लाइक इस तरह से बोलते हैं कि पॉइंट लाइक का मीनिंग है कि हैविंग अ जीरो रेस्ट मास विथ जीरो साइज। देखो ये आपको लगेगा कि सर ये तो हाइपोथेसिस हो गया, एक हाइपोथेटिकल बात हो गई कि जीरो रेस्ट मास और जीरो साइज किस तरह से ले सकते हैं हम। तो वही इसी के लिए ही आइडियल गैस बोला जाता है। अब आइडियल गैस में दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द मोलेक्यूल आर नॉन इंटरेक्टिंग, द मोलेक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर नॉन इंटरेक्टिंग, नॉन इंटरेक्टिंग। आइडियल गैस है उसके मोलेक्यूल है वो नॉन इंटरेक्टिंग है। इसका मतलब है देखो, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉन जीरो। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कभी कभी कि आइडियल गैस हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो, या काइनेटिक एनर्जी 0 पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो, बोथ आर 0 एंड बोथ आर नॉन जीरो। इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यूपी मतलब कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हम लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, समझ गए आप कि किस तरह से आइडियल गैस है वो कंसिडर करना है। और आइडियल गैस है, सपोज यहाँ पे कंटेनर में फिल किया गया है तो कंटेनर की जो वॉल है उसके साथ जो कोलाइड करेंगे यहाँ पे ये जो मोलेक्यूल्स है वो, तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा और कभी भी एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं होगी। क्लियर? तो ये सभी जो मैंने वर्ड बताए हैं वो आपको याद रखना है। पॉइंट लाइक मोलेक्यूल होते हैं, नॉन इंटरेक्टिंग मोलेक्यूल है। पॉइंट लाइक एंड नॉन इंटरेक्टिंग मोलेक्यूल से आइडियल गैस बनता है, ये आपको याद रखना है सिर्फ। तो आप इजीली ये 2 स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देखो PV इक्वल टू nRT लिख सकते हैं हम। ओके, अब देखो n है वो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे शो कर रहा है। देखो P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, R है हमारा गैस कांस्टेंट एंड T है वो टेम्परेचर है। n स्मॉल यहाँ पे जो शो कर रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर आपको पार्टिकल्स, 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 1 मोल में एवोगेड्रो नंबर जितने पार्टिकल होंगे, तो n मोल है तो उसमें टोटल पार्टिकल कितने होंगे, n पार्टिकल। तो n इक्वल टू n, ये जो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगेड्रो नंबर कर देंगे हम, तो हमें इजीली ये मिल जाएगा। तो देखो PV इक्वल टू, यहाँ पे देखो
एन के बी टी लिख सकते हैं, एन के बी टी बोल्ट्जमान कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ पे देखो n की जगह पे हमने क्या लिख दिया, n/na, और हमें पता है कि r इक्वल टू क्या है, na इंटू के बी। क्लियर, na इंटू के बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन बन गया। यहाँ पे डिफरेंट कितने टाइप्स के इक्वेशन यहाँ पे बनेंगे वो मैं बता रहा हूँ। देखो PV इक्वल टू RT अगर लिखा गया है तो इसका मतलब है कि N इक्वल टू 1 मोल है। क्लियर, और यहाँ पे F फंक्शन ऑफ PVT इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि PV माइनस एन के बी टी इक्वल टू 0 है। आपको कोई भी इक्वेशन एग्जामिनेशन में दिया जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब यहाँ पे 2 और 3 रिलेशंस ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। देखो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटीज, हीट कैपेसिटी, इसका इक्वेशन है Cp माइनस Cv इक्वल टू एन के बी। अब ये Cp और Cv क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर, ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल टू n टाइम्स R, और Cp माइनस Cv इक्वल टू R भी लिख सकते हैं, और Cp माइनस Cv इक्वल टू Kb भी लिख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 ये डिफरेंट इक्वेशंस है, ये भी आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है, पहले Cp आएगा बाद में Cv आएगा, तो उसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, n टाइम्स गैस कांस्टेंट जितना होगा। क्लियर, ओके। अब यहाँ से डिफरेंट लॉज दिए गए हैं, चार्ल्स ने दिया, बॉयल्स ने दिया, गैलियोसेक ने दिया। देखो तो आपको इस तरह से याद रखना है, B C G T P V। तो BCG TPV याद रखेंगे तो आपको ये इजी रहेगा। अब देखो PV इक्वल टू PV प्रोपोर्शनल टू T है। ओके, PV प्रोपोर्शनल टू T है, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि NR है वो कांस्टेंट है। अब देखो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है और गैलियोसेक लॉ है। ओके, यहाँ पे Y आएगा, गैलियोसेक। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे वॉल्यूम। तो बॉयल्स लॉ किस तरह से लिख सकते हैं, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इस तरह से लिख सकते हैं। चार्ल्स लॉ में P है प्रेशर, वो कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। क्लियर, ओके। तो ये मैंने आपको किस तरह से ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलियोसेक लॉ याद रखने हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक और एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन है जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, PV रेज़ टू गामा।
पीवी रेज टू गामा, देखो पीवी रेज टू गामा है वो कांस्टेंट होता है। तो देखो एक तो टी कांस्टेंट होगा, मतलब कि आइसोथर्मल, ये आइसोबारिक और ये आइसोकोरिक, तो ये तीन प्रोसेस तो आ गई। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, पीवी रेज टू गामा। अब गामा है, देखो गामा है, उसको मीनिंग होगा Cp बाई Cv, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब गामा है, उसके लिए एक दूसरा इक्वेशन है, वो आप गामा किस तरह से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 1+2/f। ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है, बहुत ही शॉर्टली आप डिराइव कर सकेंगे। f इक्वल टू क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो हमें पता है कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो रोटेशनल सिर्फ कंसिडर करने हैं, वाइब्रेशनल हमें कंसिडर नहीं करने हैं, ट्रांसलेशनल कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिर्फ नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस के लिए। ओके, नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस। क्लियर? तो ये इक्वेशन मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा किस तरह से, ये इक्वेशन मैंने बताया है उसको आप किस तरह से अप्लाई करने वाले हैं वो भी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट जब हम इक्विपार्टीशन थ्योरम पढ़ेंगे तब। और वान डेर वाल का इक्वेशन है वो भी हम देख लेते हैं कि वान डेर वाल गैस है, जो रियल गैस इक्वेशन भी बोला जाता है, वान डेर वाल्स गैस। देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो किस तरह से दिया जाता है, P प्लस एन स्क्वेयर ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ओके, अब यहाँ पे देखो V है प्रेशर ड्यू टू इंटरनल इंट्रैक्शन। ओके, देखो यहाँ पे एन स्क्वेयर ए बाई वी स्क्वेयर और एन बी, यहाँ पे ये दो टर्म्स डिफाइन नहीं है। देखो ये तो प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, यहाँ पे टेम्परेचर है, ये जो टर्म्स है वो डिफाइन नहीं है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। और ये टर्म है वो क्या शो कर रही है, देखो ये है प्रेशर ड्यू टू इंटरनल पार्ट, प्रेशर ड्यू टू इंटरनल पार्ट। एन बी है वो को वॉल्यूम बोला जाएगा, एन बी है वो को वॉल्यूम बोला जाएगा। बाकी तो यहाँ पे जो P है वो एक्सटर्नल प्रेशर है और V है वो वॉल्यूम है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो ये वान डेर वाल्स इक्वेशन है उसमें से ये को वॉल्यूम किसे कहा जाता है, या वान डेर वाल्स गैस का इक्वेशन है वो आपको शो करना होता है। तो ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थर्मोडाइनमिक्स में आपके लिए इक्वेशंस है वो सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और वान डेर वाल गैसेस के लिए Cp माइनस Cv इज़ नॉट इक्वल टू R, यह भी आपको याद रखना है। ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है कभी भी, क्योंकि इसमें से आप क्वेश्चन इजीली नहीं निकाल सकते हैं।
लेकिन वांडरवाल गैस है तो आप Cp माइनस Cv इज नॉट इक्वल टू R लिख सकते हैं। या तो ये इक्वेशन हम Cp माइनस Cv इक्वल टू R वाला जो इक्वेशन हमने आइडियल गैसेस के लिए चूज किया था, लिखा था, वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से बात करते हैं तो। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम किसे कहते हैं, डायएटॉमिक रिजिड रोटेटर, ट्राइएटॉमिक रोटेटर, लीनियर, नॉन लीनियर, और उसमें से किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप ये इक्वेशन से वो पढ़े और रिवाइज करें।